जिस तरह से कफील खान ने अपने पैसों से सिलेंडर मंगवा करके बच्चों की जान बचाने की कोशिश की थी, उससे भी आदित्यनाथ ने कोई सबक नहीं लिया। तो ये योगी सरकार का पूरा निकम्मापन है। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश से जो लगातार खबरें आ रही हैं, जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और कह रही है, सरकार कुछ और कह रही है और सिस्टम के जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्योंकि हमने पुराने जमाने में देखा था कि अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था, पर अब सरकार जो है वो लाशों को चुनवाने के लिए टीन टप्पर और दीवार खड़ी कर दे रही है। योगी सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, पर उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है। और इसी पर आज हमसे बात करने के लिए पॉलिटिकल एनालिसिस रवि श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं पर्पल न्यूज में, और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो लगातार योगी सरकार दावे कर रही है कि कोरोना से उनके इधर कोई मौत नहीं हो रही है, और ये भी दावा कर रहे हैं कि जो भी कोरोना के नाम पर पैनिक फैलाएगा उसके ऊपर यूएपीए और एनएसए जैसे कानून लगा दिए जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? नदीम, हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही दर्दनाक है, हौलनाक है, खौफनाक है। क्यों कि जो उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है वो इतनी एरोगेंट है कि जैसा आपने बताया कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में मांग की तो उसके ऊपर तरह तरह के एक्ट लगा के उसे धमकाने की कोशिश की जा रही है। आज सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, इनके शमशानों में, कब्रिस्तानों में मुर्दों की, लाशों की कतारें लगी हुई हैं और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को कोई दवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कम से कम ऐसे 20 लोगों का ब्यौरा मैं डाल चुका हूं अभी तक कि किसी तरीके से इन लोगों को ये जो वो दवाएं हैं या हेल्थ केयर है वो कैसे भी मुहैया कराया जाए। दरअसल सच्चाई ये है कि ये सरकार शुरू से ही बहुत ही असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव है। आप देख रहे हैं कि ऐसे हालात में जबकि आईपीएल के प्लेयर्स मैच छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अंपायर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे हालात में हम एक कुंभ मेले का आयोजन करते हैं जिसमें 30 लाख लोग नहाने के लिए गंगा में पहुंच जाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अभी पंचायत इलेक्शन करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपने वो इलेक्शन की तस्वीरें देखी होंगी जहां पर ना किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और किसी तरह का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहा जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री रोज भाषण देके दवाई भी कड़ाई भी कहते रहते हैं, वहां पे किसी चीज का पालन नहीं हो रहा। नतीजा ये है कि केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं। अब 35,000 40,000 की रेंज में केस पहुंच गए हैं। लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे हाल में अगर हम इसे कहें कि ये उत्तर प्रदेश से उल्टा प्रदेश बन गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सर, जैसे कि दावा किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, योगी सरकार डंके की चोट पर कह रही है कि उनके हॉस्पिटल्स में बेड की कोई कमी नहीं है, उनके हॉस्पिटल्स में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं हॉस्पिटल की दीवारों पर हॉस्पिटल द्वारा लिख दिया गया है कि जो भी मरीज आ रहे हैं वो अपनी ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करके लेकर के आए। तो कितना सिस्टम और सरकार के खेल में मारा तो आम जनता जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं आप कि जिस तरह की बात आप बता रहे हैं कि अभी कहा गया है कि मरीज अपने साथ ऑक्सीजन का बॉटल या ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आए। कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्दी दूसरा नोटिस लग जाए कि मरीज अपने लिए रेमडेसिविर, फ्रेपिविर और दवाइयां वो सब भी अपने साथ में लेके आए, इंजेक्शन की सिरिंज भी अपने साथ में लेके आए। अगर कोई डॉक्टर मिलेगा तो हम लगवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हालात बहुत खराब हैं
मैं खास तौर से आपको बता सकता हूं कि कानपुर के अंदर और प्रयागराज के अंदर तो बहुत ही बुरे हालात हैं। लोगों से खबरें आ रही है कि लोगों इंतकाल फरमा गए, लोगों की मौतें हो गई हैं और बहुत ही तकलीफ देह है कि जिस तरह से जो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। और योगी आदित्यनाथ के पास कुछ इतनी भी समझदारी नहीं है कि कम से कम और बड़े लोगों की सलाह मान करके या और अच्छे डॉक्टरों की टीम बना के किसी तरीके से हालात को मैनेज करें। क्योंकि आपको याद होगा ये वही आदित्यनाथ है जिनके बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर के अंदर सैकड़ों बच्चों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया था और वहां पर मदद पहुंचाने वाले डॉक्टर कफील खान 9 महीने तक जेल में रहे थे। तो जिस तरह की समझदारी आदित्यनाथ के पास है, मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश को पूरा एक तरह से तबाह करके ही मानेंगे, ऐसे हालात दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे कि सर आपने डॉक्टर कफील खान का जिक्र किया, मैं डॉक्टर कफील से ही लेना चाहता हूं कि पिछली बार ऑक्सीजन की कमी थी, योगी सरकार ने माना और जिसमें डॉक्टर कफील का कोई लेना देना नहीं था, जो अपने पैसों से ऑक्सीजन सिलेंडर ला करके बच्चों की जान बचाने पर तुला हुआ था। पर अब तो डॉक्टर कफील भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई क्यों और अब इसका जिम्मेदार कौन है और किसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से कफील खान ने अपने पैसों से सिलेंडर मंगवा करके बच्चों की जान बचाने की कोशिश की थी, उससे भी आदित्यनाथ ने कोई सबक नहीं लिया और कायदे से जिस तरह से ऑक्सीजन का प्रबंध अस्पतालों में होना चाहिए, मैं नहीं समझता कि मुंबई, लखनऊ के, गोरखपुर के, इलाहाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह का कोई भी प्रबंध है। लखनऊ का जो मेयो क्लिनिक हॉस्पिटल है उसमें बाकायदा बाहर पोस्टर लगा हुआ है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। तो इस अस्पताल इस तरीके के तरीके पर उतारू हैं कि वो क्या करेंगे। जब उनके पास मरीज आता है तो एक उम्मीद लेके आता है कि मैं अस्पताल पहुंच गया हूं, अब जरूर मेरी जान बच जाएगी। मगर अगर अस्पताल इस तरह से अपने हाथ खड़े करेंगे तो ये योगी सरकार का पूरा निकम्मापन है, जिसने ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं लगाए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश नहीं की और आज हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर खुद लेकर के आइए। क्योंकि सर ये भी देखा जा रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट का जिस तरीके का जजमेंट आया, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग को कसूरवार बनाया, जबकि चुनाव आयोग की रणनीति के बगैर पंचायत चुनाव जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकते थे। सारी चीजों के लिए कसूरवार चुनाव आयोग को बना दिया गया। अब सिस्टम जो है सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, सरकार सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में आम जनता जो है वो राम भरोसे है। किस तरीके से देखा जाए और इसमें असल में कसूरवार कौन है? देखिए, असल में अगर सच्चाई से पूछा जाए तो इस सब चीज की कसूरवार सरकार है। क्यों कि इलेक्शन कमीशन भी सरकार से पूछने के बाद ही तारीखें तय करता है। इलेक्शन कमीशन सरकार से मदद लेके ही सेंट्रल फोर्सेस, वो चुनावी मशीनें और सब चीजों का बंदोबस्त सब सरकार से पूछ के करता है। और सरकार एक इस अम्ब्रेला के नीचे कि वहां की असेंबली का समय पूरा हो रहा है, इसलिए हमें चुनाव करवाना जरूरी है। जब 303 एमपी की सरकार बैठी है, जो दिल्ली की सरकार को रातों रात हटा करके एक एलजी के हवाले कर देती है, वो सरकार यह निर्णय भी ले सकती थी कि हम इन असेंबलीज को कोविड-19 का प्रकोप खत्म होने के बाद इनके चुनाव करवाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो बहुत ही सख्त है और उसने स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 के दूसरे दौर में मौतों की जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ही है। और इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र तरीके से काम करने वाली एक संवैधानिक संस्था है, पर जिस तरह से वो सरकार का टट्टू बनके, सरकार का एक मामूली नौकर बनके व्यवहार कर रही है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके खिलाफ बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने बार बार अपील की है, कोर्ट तक में गुहार लगाई है कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए
जिस इलेक्शन कमीशन ने भी अभी रैलियों पे पाबंदी तब लगाई जब वेस्ट बंगाल के अंदर भी हजारों की तादाद में केस आने शुरू हो गए। और नदीम याद रखिए, ये अभी शुरुआत है। एक आदमी जो कोविड पॉजिटिव होता है वो 406 लोगों को इन्फेक्ट करता है कम से कम। तो अभी आपको बंगाल के अंदर असली हालात देखने बाकी है, क्योंकि अभी तक तो रैलियों का दौर चल रहा था। अभी हमारे पिछले राउंड के अंदर भी अमित शाह जी वहां पे रैली कर रहे थे जाकर के। तो ये जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है, और उसी इलेक्शन कमीशन की बात को ठुकरा करके पंचायत चुनाव भी आगे के लिए बढ़ाए जा सकते थे, जो योगी सरकार ने नहीं किया, और नतीजा अब वहां पर भी लोगों को देखना पड़ रहा है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही ये पेंडेमिक एक्ट की शुरुआत हुई थी, दूसरी लहर में हम पूरी तरीके से विफल साबित हो चुके हैं। योगी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये ऐलान किया कि वीकेंड जो है वो लॉकडाउन लगाएंगे। पहले वो ये चीज नकारते रहे कि कोरोना है नहीं, उत्तर प्रदेश को इससे कोई खतरा नहीं है। और दूसरा, वो दावा करते हैं कि आस्था से जो आस्था है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, जान ज्यादा जरूरी है। पर हमने देखा कि एक एक करके शाही स्नान के लिए 3-4 चरणों में जो है लोग शाही स्नान के लिए आते हैं, लाखों की तादाद में वहां पहुंचे और तमाम लोगों ने स्नान किया। और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव भी कराए गए, और तीसरी तरफ जो है जो नमाज पढ़ने के लिए लोग इजाजत मांग रहे थे, मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों को इजाजतें नहीं दी गई। किस तरीके से देखते हैं, क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर पूरी तरीके से नकेल कस दी है और हमने शाही स्नान को इस पेंडेमिक एक्ट में भी रुकने नहीं दिया? कैसा मैसेज जाएगा आने वाले जनरेशन के लिए, और कितना खतरनाक है ये चीजें? आस्था एक व्यक्तिगत चीज है, हर व्यक्ति को अपनी आस्था का पालन करना चाहिए, मगर जो आस्था दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाए, मैं समझता हूं उस आस्था का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जीवन सर्वोपरि है, जीवन सबसे, लाइफ जो है वो अल्टीमेट है नदीम। लाइफ से बढ़ के कोई चीज नहीं है, चाहे वो आस्था हो, चाहे विश्वास हो, चाहे वो भगवान हो, कुछ भी हो, जीवन से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो ये इस तरह की मूर्खता की अपेक्षा हम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से कर सकते हैं कि वो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि वो आस्था और विश्वास उन्हें बचा लेगा, उसका उनका कोई बाल बाका नहीं होगा, और ये कुंभ स्नान जो है वो चलता रहेगा। जबकि पूरे देश से और विश्व से आवाजें उठने लगी कि इस तरह का 30 लाख लोगों का जमावड़ा एक जगह पर निहायत ही खतरनाक है, जबकि कोविड की दूसरी लहर भारत देश को पूरी तरह से जकड़ चुकी है। पर फिर भी उन्होंने ये बात नहीं सुनी। और उससे भी बड़ी मूर्खता की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कुंभ स्नान का आयोजन किया गया, ये 1 साल प्रीपोन कर दिया गया। ये कुंभ स्नान अगले वर्ष होना था, 2022 में होना था, और इस कुंभ स्नान को 1 साल प्रीपोन कर दिया गया। और वहां पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके तरह तरह के शो आइटम बनाए गए, तैयारियां दिखाई गई, पर नतीजा ये निकला कि आज जो वहां से लौट करके लोग अपने अपने राज्यों में वापस आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोविड कैरियर हो चुके हैं। और उनकी वजह से ही अलग अलग राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, और चाहे मध्य प्रदेश हो, इन्हीं राज्यों के लोग ज्यादा वहां पर गए थे, और वो सब के सब कोरोना रोग से ग्रसित हो गए हैं, हो रहे होंगे, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। और आदित्यनाथ जी का तो शमशान और कब्रिस्तान, ये तो उनका नारा रहा है जिससे वो यूपी की सत्ता पे काबिज हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अपेक्षा तो उनसे करना बेकार ही था। वो दूसरे धर्म को किसी तरीके से ये दिखाने के लिए कि तुम देश के दूसरे दर्जे के नागरिक हो, हम ये करेंगे क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, तुम्हें ये नहीं करने देंगे, तुम्हें तुम्हारी आस्था का पालन नहीं करने देंगे। जबकि मैंने देखा कि यहाँ मुंबई के अंदर तो बहुत सारी मस्जिदों के इमामों ने ये ऐलान किया कि हम मस्जिद के अंदर कोविड पेशेंट्स को रखने के लिए बेड्स बनाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, और बहुत से लोग ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहे हैं। ऐसा इस समय ये धर्म की लड़ाई जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है,
और ये कभी नहीं होनी चाहिए और ऐसे वक्त में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।